अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीपीएस न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की जनरल साइंस का चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे, जिसका उन्वान है स्पेस एंड सैटेलाइट्स, खला और सैटेलाइट्स। तो आज की इस वीडियो में ये पार्ट 1 है चैप्टर 9 का, जिसमें हर टॉपिक, हर हेडिंग और हर पैराग्राफ बिल्कुल डिटेल के साथ उर्दू में वजाहत के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसकी पार्ट 2 की वीडियो देखेंगे, उसके अंदर जब मैं एक्सरसाइज सोल्व करूंगा तो वो आप बआसानी ज़हन नशीन समझ कर सकेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें, ताकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड और डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेटिव या लेक्चर पर मुश्तमिल वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले और ख़ुद ब खुद आप तक पहुंच जाए। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। चैप्टर 9 का सबसे पहले हम जो टाइटल है उसको एक नज़र देख लेते हैं। तो चैप्टर 9 का जो टाइटल है वो हमारे पास है कुछ इस तरह से, स्पेस एंड सैटेलाइट। आपको एक ऊपर तस्वीर नज़र आ रही होगी। ज़मीन से ऊपर आसमान में जो भी खाली जगह है उसको हम खला कहते हैं, इंग्लिश में उसको स्पेस बोलते हैं। तो एंड सैटेलाइट्स, सैटेलाइट का मतलब बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो कुदरती भी हो सकती है और मसनूई भी हो सकती है। कुदरती अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास सितारे आ जाते हैं जो रात के वक़्त में चमकते हैं। इसी तरह सूरज जो है, इसके गिर्द जो डिफरेंट सेप्चुरन, वेनस, मरकरी जो सैयारे घूमते हैं। सितारे एक अलग चीज़ है, सैयारे अलग चीज़ है। तो ये सारी घूमने वाली जी चीज़ें हैं जो किसी जिस्म के गिर्द घूमती हैं, उनको हम सैटेलाइट कहते हैं। कुदरती भी हैं और मसनूई भी हैं। ये हम लेक्चर के अंदर जब आगे चल के रेलेवेंट टॉपिक पर पहुँचेंगे तो हम इसको बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। तो स्पेस एंड सैटेलाइट्स, खला और इसमें घूमने वाले जो इजसाम या चीज़ें हैं, कुदरती भी और मसनूई भी जो मशीनें हैं, उसको हम सैटेलाइट्स बोलते हैं। तो खला और सैटेलाइट्स के बारे में ये चैप्टर है। डिटेल के साथ हम हर टॉपिक को समझेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ फर्स्ट पेज से करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। आ स्पेस सीन, एक खला का मंज़र इज़ शोन, दिखाया गया है इन द फॉलोइंग, नीचे दिए गए फ़ोटोग्राफ यानी कि तस्वीर में इस फ़ोटो के अंदर खला का एक मंज़र दिखाया गया है। कैन यू रिकगनाइज़, क्या आप पहचान सकते हैं, द वेरियस, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स इजसाम इन इट, इसमें मेक आ लिस्ट। तो चैप्टर शुरू करने से पहले बेसिकली आप अपने साबिका इल्म के बारे में कंफर्मेशन करेंगे कि आपको पहले से क्या चीज़ें मालूम हैं। तो बेसिकली अभी ये स्पेस है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर सूरज की रोशनी की वजह से दिन और रात बनते हैं। आसमान और स्पेस में हर वक्त अंधेरा या कुछ इस तरह का मंज़र ही दिखता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक रॉकेट है। रॉकेट का काम होता है कि वो इस मशीन को आसमान पर जाकर छोड़ दे। ज़मीन पर जब हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो वो वापस ज़मीन पर आके गिर जाती है, लेकिन अगर हम एक ख़ास बुलंदी पर जाकर किसी चीज़ को छोड़ें तो वो ज़मीन पर वापस नहीं आती, बल्कि आसमान में ही उड़ती रहती है। अब ये जो चीज़ आसमान में उड़ती रहती है, इसके ऊपर हम मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें लगाकर उनके मुख्तलिफ़ जो काम हैं उनको सर अंजाम देते हैं। तो ये दो जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, ये वही मशीनें हैं जिनको हमने रॉकेट पर फिक्स करके आसमान पे फेंक दिया, यानी कि छोड़ दिया। इनको सैटेलाइट्स बोलते हैं। ये मसनूई सैटेलाइट्स हैं। इसके अलावा हमें पीछे कुछ जो है सितारे नज़र आ रहे हैं जो कि आसमान पर चमकते हैं। तो अभी हमें सिर्फ इतना ही इसके बारे में पहचान है। डिटेल के साथ हम आगे मूव करते हैं। When we look up, जब हम देखते हैं आप ऊपर, एट द स्काई, आसमान पर, ऑन आ क्लियर नाइट, साफ़ रात में, यानी कि ऐसी रात जब कोई भी आसमान पर बादल वगैरह ना हो, और हम आसमान पर जब देखते हैं, वी सी, हम क्या देखते हैं, काउंटलेस, अनगिनत ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन ही ना सकें, बहुत ज़्यादा तादाद में। टाइनी लाइट्स, छोटी छोटी लाइट्स, रोशनियाँ, कॉमनली आम तौर पर नाउन जानी जाती हैं एज स्टार्स, सितारे। तो वो कह रहे हैं जब हम रात के वक़्त, जब बादल वगैरह ना हो, साफ़ रात हो, तो हम छोटे छोटे रोशनियों को, अनगिनत रोशनियों को देखते हैं जिनको हम आम तौर पर सितारे कहते हैं।
बट साइंटिफिकली, लेकिन साइंसी तौर पर दे आर नॉट ऑल स्टार्स, लेकिन साइंसी तौर पर वो सब के सब सितारे यानी कि स्टार्स नहीं होते। क्योंकि आमतौर पर जब हमें आसमान पर कोई भी चमकती चीज़ नज़र आती है तो हम उर्फ़ आम में यही बोलते हैं कि आसमान पर सितारे चमक रहे हैं, लेकिन वो चमकने वाली हर चीज़ सितारा नहीं होती। इन फैक्ट दर हकीकत दे इंक्लूड, उनमें शामिल होती हैं गैलेक्सीज़, कहकशाएँ। अब ये गैलेक्सी क्या चीज़ है ये आप बड़ी क्लासों में जाकर तफसील से पढ़ेंगे। अभी आपको मैं छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि हमें पता है सूरज होता है, सूरज के गिर्द मुख्तलिफ़ सियारे घूमते हैं, जैसे ज़मीन, मरीख, जियोपिटर, वीनस, जियोपेटर। तो ये सारे सियारे इस सूरज के गिर्द घूमते हैं। तो इस छोटे से, मतलब छोटा तो नहीं, काफ़ी वसी होता है, इस निज़ाम को हम गैलेक्सी कहते हैं। तो हमारे जो कायनात है उसमें सिर्फ हमारी गैलेक्सी नहीं बल्कि अरबों खरबों और भी गैलेक्सीज़ मौजूद हैं। और जो जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, जहाँ पर हमारा सूरज और ज़मीन है, उसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। तो मिल्की वे गैलेक्सी से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि जिस तरह हमारी गैलेक्सी में एक सूरज है, इसी तरह बाकी जो अरबों खरबों गैलेक्सीज़ मौजूद हैं उनमें से हर गैलेक्सी के अंदर अपना एक सूरज है और उसके गिर्द सियारे घूम रहे होंगे। तो ये जो हमें आसमान पर चमकती चीज़ें नज़र आती हैं वो सिर्फ सितारे नहीं होते, उनमें गैलेक्सीज़ होती हैं, स्टार्स सितारे भी होते हैं, प्लैनेट्स सैयारे भी होते हैं जैसे मरीख, ज़मीन, और ये जो दूसरे हमारे जियोपिटर वगैरह, उनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। मून चाँद होते हैं, चाँद बेसिकली सियारों के गिर्द घूमते हैं। एंड सम अदर ऑब्जेक्ट्स, और कुछ दूसरे इजसाम भी होते हैं। आल दीज ऑब्जेक्ट्स, ये तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो तमाम चीज़ें या इजसाम हैं, आर कॉल्ड कहलाते हैं हीवनली बॉडीज़, आसमानी इजसाम। यानी कि इंग्लिश में इसके लिए हीवनली बॉडीज़ का इस्तेमाल किया गया है वर्ड का। दीज हीवनली बॉडीज़, ये आसमानी चीज़ें यानी कि आसमानी जो बॉडीज़ हैं, इजसाम हैं, आर अ पार्ट ऑफ, हिस्सा हैं, वास्ट स्पेस, वसी खला का, अराउंड अस, जो कि हमारे इर्द गिर्द है, विच इज़ कलेक्टिवली, जो कि मजमूई तौर पर नाउन एज जानी जाती है एज द यूनिवर्स। यानी कि आसमान पर हमें जो एक बहुत बड़ा रात के वक़्त या सुबह के वक़्त तो हमें सितारे नज़र नहीं आते, लेकिन वो मौजूद वहीं पे होते हैं। तो ये हमें आसमान पर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं, चमकने वाले सितारे, कहकशाएँ और सैयारे, सितारे की अपनी रोशनी होती है, सैयारे की अपनी रोशनी नहीं होती, यानी कि सैयारा चमकता नहीं है, सितारा चमकता है, चाँद, ये सारी चीज़ें मजमूई तौर पर हीवनली बॉडीज़ कहलाती हैं। दीज हीवनली बॉडीज़ आर अ पार्ट ऑफ द वास्ट स्पेस अराउंड अस विच इज़ कलेक्टिवली नोन एज यूनिवर्स। यानी कि इन सारी चीज़ों को मजमूई तौर पर हम कायनात यानी कि यूनिवर्स कहते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़, मुख्तलिफ ममालिक हैव सेंट, ने भेजा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मसनूई सियारों को, एंड अदर बॉडीज़, और दूसरे इजसाम को, इन स्पेस खला में, फॉर रिसर्च तहकीक के लिए, एंड सर्विलेंस पर्पसेस, और निगरानी के लिए। तो अब आपको मैंने अभी बताया था कि जब ज़मीन पर हम किसी चीज़ को फेंकते हैं वो फ़ौरन ज़मीन पर आकर गिर जाती है, लेकिन अगर हम रॉकेट के अंदर किसी ऐसे जिस्म को बांध कर इसके अंदर रखकर आसमान पर पहुँचें कि रॉकेट जब आसमान पर जाए और इस मशीन को अपने से अलहदा कर दे तो वो ज़मीन की तरफ नहीं गिरती बल्कि आसमान में ही तैरती रहती है। वहाँ पे वो जाके खड़ी हो जाती है, उसको हम मूव भी कर सकते हैं लेकिन वो ज़मीन पर वापस आके नहीं गिरती। इसी चीज़ को हम जो है सैटेलाइट कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक 5 या 6 या 10 मंजिला इमारत की सबसे ऊपर वाली छत पर खड़ा हूँ और मुझे अपनी पूरी जो गली है वो नज़र आ रही है। अब यहाँ से एक कोई आप समझ लें सैलाब या जंगली जानवर इस गली में दाखिल हुआ है। अभी इस गली के आखिर में जो काफ़ी लंबी गली है, जो छोटे बच्चे खेल रहे हैं उनको नहीं मालूम कि यहाँ से क्या ख़तरा उनकी तरफ आ रहा है। लेकिन अगर मैं 10 मंजिला ऊपर इमारत से उसको देखूँगा तो मुझे सबसे पहले पता चल जाएगा और मैं इनको वार्निंग दे सकता हूँ कि वो महफूज जगह पर चले जाएं, एक जंगली जानवर उनकी तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह ज़मीन पर जब सैलाब आते हैं, आतिशफ़शां के लावे फटते हैं, इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो हमें ज़मीन पर रहकर वो महसूस नहीं होते। लेकिन अगर हम ज़मीन से ऊपर जाकर एक ख़ास बुलंदी पर पहुंच जाएं, पहुंचने से मुराद वहाँ पर एक सैटेलाइट पहुंचा दें, एक मशीन को पहुंचा दें, उस मशीन में अगर हम एक कैमरा लगा दें तो हम फ़ौरन बता सकते हैं कि ज़मीन पर किस जगह पर सैलाब आ रहा है ताकि आगे वाले लोगों को बाखबर किया जा सके, किस जगह से बादल आ रहे हैं ताकि आगे वाले लोगों को बताया जा सके कि आइंदा 1-2 रोज़ में आपके यहाँ बारिश का इम्कान है। तो ये जो मशीन हम ऊपर रॉकेट की
मदद से भेजते हैं। इस मशीन को हम सैटेलाइट कहते हैं। तो मुख्तलिफ़ ममालिक ने ये सैटेलाइट्स आसमानों पर भेज रखते हैं ताकि वो तहकीक कर सकें और निगरानी कर सकें। निगरानी भी आप कर सकते हैं अपने मुल्क की, अपने मतलब अगर पहाड़ों पर सैलाब या कोई भी ऐसा ख़तरा है जो नीचे नशीबी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, तो हम आसमान से उसको पहले देख लेंगे और फिर उनको नीचे वाले जो हमारे इलाके हैं उनको बाखबर कर सकते हैं। इसी तरह जो मुल्क की हिफाजत या फ़ौजी मकासद के लिए भी हम जो यानी कि दो ममालिक के दरमियान में अगर कोई लड़ाई वगैरह है, तो ये अगर मुल्क कोई मतलब तैयारी कर रहा है हमला करने के लिए, तो इस मुल्क का अगर सैटेलाइट आसमान पर मौजूद है तो वो वहाँ जाए बगैर उसको देखकर जो है बता देगा। और इस तरह से ये आप मुख्तलिफ इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी कि खला की खोज। खला के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। आफ्टर सीइंग द हेवनली बॉडीज़, तो आसमान पर जब हमें ये आसमानी चीज़ें नज़र आती हैं, आसमानी इजसाम, सितारे, मसनूई सितारे, सैयारे वगैरह, वन बिकम्स, कोई भी जो है वो हो जाता है क्यूरियस, मुतजस्सिस, यानी कि उसमें तजस्सुस आ जाता है, टू नो द रियलिटीज़, कि वो हकीकतें जाने, ऑफ द अर्थ, ज़मीन की, एंड स्पेस, खला की। तो जब हम आसमान पर मुख्तलिफ़ सितारे चमकते हुए देखते हैं तो हर शख्स के अंदर एक तजस्सुस, एक शौक़ पैदा होता है कि वो इनकी हकीकत जान सके। ये चमकने वाली चीज़ आखिर क्या है जो कई सालों से आसमानों पर चमक रही है और इसकी रोशनी कभी ख़त्म नहीं हो रही। तो द इन्वेंशन ऑफ अ रॉकेट मेड इट पॉसिबल, तो रॉकेट की इन्वेंशन, ईजाद ने, मेड इट पॉसिबल, इसको मुमकिन कर दिया, टू ट्रैवल, कि सफ़र कर सकें, बियॉन्ड, आगे का, ओवर एटमॉस्फेयर इनटू द वास्ट स्पेस, यानी कि हम आसमान पे सबसे पहले तो हमने हवाई जहाज़ बनाया और हमने आसमान पर उड़ना सीखा। लेकिन जब हम आसमान पर हवाई जहाज़ में भी जाते हैं तो हमें अपने हवाई जहाज़ में भी ऊपर बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं। तो इस मकसद के लिए रॉकेट जो है वो ईजाद किया गया। तो जब रॉकेट ईजाद हुआ तो इसने जो है मुमकिन कर दिया कि हम अपनी जो माहौल है, जो फ़िज़ा है, ऐसी फ़िज़ा जिसमें हम हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं, हम बियॉन्ड, इससे भी आगे आसमानों में दूर तक जो है वसी जो खला है दूर तक जा सकें। रॉकेट ने ये हमारे लिए आसान कर दिया। वी आल्सो कुड नो, हम ये भी जान सकते हैं, हाउ ओवर अर्थ, कैसे हमारी ज़मीन, एंड सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी, सोलर सिस्टम से मुराद है कि वो जो सूरज और उसके गिर्द सियारे घूम रहे हैं उसको सोलर सिस्टम कहते हैं, केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये कैसे वजूद में आए। तो जब हम आसमानों पर गए रॉकेट की मदद से तो हमें बहुत सी चीज़ें पता चली कि ये ज़मीन जो है और हमारा निज़ाम शमसी ये असल में वजूद में कैसे आए थे। क्योंकि हमें जब आसमान पे गए तो हमें ज़मीन के अलावा और भी बहुत से टूटे हुए सितारे नज़र आए, छोटे छोटे जो एस्टेरॉयड्स हैं वो आसमान पर बिखरे हुए घूमते नज़र आए। तो ये सारी चीज़ें आप बड़ी क्लासेस में जाके तफसील से भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इनका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। द स्पेस एज, तो जो खला की जो एज है या दौर है, बिगन, ये शुरू हुआ ऑन अक्टूबर 4 1957, 1957 4 अक्टूबर वाले दिन ये जो खलाई सफ़र है, ये खला का जो दौर है ये शुरू हुआ था। वैन सोवियत यूनियन, जब सोवियत यूनियन यानी कि जो आज के मुल्क में हम रूस या रशिया कहते हैं, लॉन्च्ड, उन्होंने लॉन्च किया स्पुतनिक 1 इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। तो जो हमारी ज़मीन है उसके गिर्द घूमने के लिए ना सबसे पहले सोवियत यूनियन ने 1957 में एक सैटेलाइट भेजा। सैटेलाइट कैसे भेजा? जिसका नाम स्पुतनिक 1 था। मतलब कि ये एक मशीन थी जिसको रॉकेट के साथ बांध कर इस रॉकेट को आसमान की तरफ भेज दिया गया। जब ये रॉकेट बहुत दूर आसमानों में चला गया तो इस रॉकेट ने खुद कार तरीके से इस मशीन को अपने से अलहदा कर दिया। तो रॉकेट जो है वो ज़मीन पर ही मतलब कि ये वेस्ट हो गया, ये हमारे किसी काम का नहीं था। लेकिन इसके साथ जो मशीन थी वो आसमानों पर तैरना अब जो है शुरू हो गई। अब ये मशीन जब आसमानों पे एक ख़ास बुलंदी तक चली गई, अब ये ना तो ज़मीन पर वापस गिर सकती थी और ना ये मतलब कि
किसी और जगह जा सकती थी। तो ज़मीन के गिर्द जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो वो ज़मीन के गिर्द जैसे हम एक धागे के साथ एक वट्टे को, एक पत्थर को बांधें और धागे को हम घुमाना शुरू कर दें, तो वो जो पत्थर है हमारी ये फिंगर के गिर्द घूमना शुरू कर देगा और जो साथ उसके धागा बंधा होगा वो एक बेसिक चीज़ होगी जो उस वट्टे को, उस पत्थर को दूर जाने से रोकेगी। तो इसी तरह ये जो सैटेलाइट होता है ये ज़मीन के गिर्द घूमता है और जैसे वो धागा दूर नहीं जाने देता, इसी तरह ज़मीन की जो कशिश है वो उस सैटेलाइट को अपने करीब ही रखती है और सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द घूमता रहता है। तो इस एक सैटेलाइट ये भी होता है, दूसरा सैटेलाइट होता है जिसको हम रॉकेट को ज़मीन से भी दूर भेज देते हैं। तो 1957 में सबसे पहले स्पेस का खला के सफ़र का आगाज़ हुआ था। ये स्पार्टनिक 1 एक मशीन है जिसको रॉकेट पे बांध के आसमान में छोड़ा गया था और ये आसमान में ही मौजूद रही। इस मशीन को जो आसमान में ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रही थी हमने सैटेलाइट का नाम दिया और 1957 में बाकायदा तौर पर जो खला की खोज है, खला के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सप्लोरेशन वो शुरू हो गई। तो दिस वाज फॉलोड यानी कि इसकी नकल की गई, इसकी पैरवी की गई, यानी कि जब कोई अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग भी उसको देख के वही काम करने की कोशिश करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी इसी को देखकर अपना एक रॉकेट बनाने की कोशिश शुरू कर दी एंड सम अदर कंट्रीज़ और कुछ दूसरे ममालिक ने भी हु लॉन्च जिन्होंने भेजे मैनी अदर स्पेस क्राफ्ट्स खलाई जहाज़। तो यानी कि इसको देखा देखी बाकी ममालिक ने भी जो है अपनी कोशिशें शुरू कर दी अपना नाम जो है वो ऊंचा करने के लिए और अपना लोहा मनवाने के लिए। तो जैसे आपको किसी इलाके से पता चले कि वहाँ से कोई ख़जाना निकल आया है तो बाकी लोग भी वहाँ पर जाकर ख़जाने की तलाश शुरू कर देते हैं। तो अमेरिका ने और दूसरे ममालिक ने भी जो है आसमानों पर जाकर अपने रॉकेट भेजना शुरू कर दिए, स्पेस क्राफ्ट खलाई जहाज़। दे आर मोनिटरिंग द वेदर। अभी ये जो जहाज़ आसमानों पर भेजे जिनको हम खलाई जहाज़ या सैटेलाइट कहते हैं, मोनिटरिंग ये निगरानी करते हैं वेदर कंडीशंस, मौसमी जो हालात हैं, लॉन्ग रेंज रेडियो एंड टेलीविज़न ट्रांसमिशन। अब देखें अगर मैंने एक थोड़े फासले से एक तार को लेके आना है अपने घर, तो मिसाल के तौर पर एक ये दफ्तर है और ये मेरा घर है, इधर से मैंने एक तार को अपने घर लेके आया। अब इस तार के आगे एक कैमरा लगा है, उसके अंदर जो तस्वीर आ रही है वो तस्वीर इस तार के रास्ते होते मेरे घर आएगी। लेकिन अगर रास्ते में ये तार कट जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए तो मेरे इस ऑफिस के साथ रब्ता कट जाएगा। लेकिन अगर मैं एक सैटेलाइट आसमान पर भेज दूं और वायरलेस तरीके से, ये सैटेलाइट, ये जो दफ्तर है ये अपने सिग्नल बगैर किसी तार के सैटेलाइट को भेजेगा और सैटेलाइट बगैर किसी तार के ये सिग्नल ज़मीन पर मेरे घर भेजेगा। तो इससे क्या होगा, वो तार की भी बचत होगी और जब कोई आंधी तूफ़ान या सैलाब वगैरह आएगा तो तार के टूट जाने का ख़तरा भी ख़त्म हो जाएगा और मेरा राब्ता मुसलसल इसके साथ कायम रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले वो गली वाली मिसाल दी, अगर मैं 10वीं मंजिल पे मौजूद हूँ तो मैं बेहतर तौर पर पूरी गली को देख सकता हूँ। तो मैं इसको अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और मदद वगैरह के लिए भी। इसी तरह ये सैटेलाइट जब आसमानों पर गए तो उन्होंने क्या किया, निगरानी भी की मौसम की और रेडियो और टेलीविज़न की जो ट्रांसमिशन जो तारों के ज़रिए जाती थी वो अब तारों के बगैर शुरू होगी। प्रीसाइज नेविगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज। इसी तरह इसके ऊपर जब हमने बड़े बड़े कैमरे लगाए तो ज़मीन के ऊपर हम बजाय इसके कि गाड़ियों में बैठ के पहाड़ों में जाएं और वहाँ पर जाके खोज लगाएं कि क्या चीज़ें मौजूद हैं, हम अपने दफ्तर में बैठ के सैटेलाइट पर लगे कैमरों की मदद से जो ज़मीन के वसाइल हैं या जो खोज है उनकी, या जो नेविगेशन का मतलब है कि सीमत वगैरह जाना, वो हमें जो है इस सैटेलाइट की वजह से मालूम होना शुरू हो गया। द रोल ऑफ नासा। अब ये नासा जो है एक अमेरिकन अदारा है, जैसे हमारे यहाँ PTCL है, PTV है, वापडा है, वासा है, सुई नादरन का इदारा है। इसी तरह नासा है और पाकिस्तान में जो इसके मुकाबिल का इसके जैसा एक अदारा है उसका नाम स्पार्को है। वो भी खलाया में अब पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स भेज चुका है और मज़ीद भी तहकीक जारी है। तो हम ये बात फ़ख्र से कह सकते हैं। तो अभी हम टॉपिक की तरफ आते हैं, द रोल ऑफ नासा। नासा का किरदार, नेशनल, एन का मतलब है नेशनल, ए का मतलब है हमारे पास एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स का मतलब होता है त्यारा साजी। तो ये जो
सैटेलाइट्स तैयार किए जाते हैं, फैक्ट्री में रॉकेट बनाए जाते हैं, उस फैक्ट्री को जो सनत है उस सनत को हम त्यारा साजी यानी कि एरोनॉटिक्स बोलते हैं। एंड स्पेस, एस का मतलब है स्पेस यानी कि खला, एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया। तो नासा बेसिकली नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का की जो एब्रीविएशन है, इज़ एन अमेरिकन एजेंसी। ये अमेरिका का एक इदारा है, एक औरत है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये ज़िम्मेदार है यानी कि इसको ये ज़िम्मेदारी दी गई है फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, कि वो स्पेस यानी कि खला के अंदर खोज लगाए, चीज़ों को ढूंढे, खला के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है। एंड एविएशन, और हवाबाजी, यानी कि ये इदारा जो है ना सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट बनाता है बल्कि उन सैटेलाइट्स को आसमान में भेजकर फिर उनको नीचे ज़मीन पर कंप्यूटर के साथ जोड़कर आसमान इस सैटेलाइट्स की मदद से वो मुख्तलिफ़ चीज़ें भी ढूंढता है। इसके ऊपर कैमरे लगे हैं जो ज़मीन की खोज लगाते हैं। इसके अलावा इन सैटेलाइट्स के ऊपर टेलीस्कोप, दूरबीन लगा दी जाती है। तो हम आसमान पर अपना ये रोबोट भेजकर इसके ऊपर दूरबीन लगी होती है और दूरबीन हमें खला में मौजूद दूसरी चीज़ें जो हैं उनकी वो जूम करके तस्वीरें उतार कर ज़मीन पर भेजती है। तो इस तरह से ये जो नासा है वो खोज और एविएशन का काम सर अंजाम दे रहा है। एज आ रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में ऑफ इट्स स्पेस एक्टिविटीज़, इसकी जो खला की सरगर्मियाँ हैं, तो जब इसने जो सैटेलाइट था आसमानों पर गया तो इसने क्या किया कि मैन स्टेप, इस इंसान ने कदम रख दिया ऑन टू द मून ऑन 20 जुलाई 1969, 1969 20 जुलाई वाले दिन चांद पर एक रॉकेट भेजा गया इसी तरह। और उस रॉकेट में कोई मशीन या सैटेलाइट नहीं था बल्कि उस रॉकेट में एक इंसान मौजूद था। तो जब मतलब कि जब ये नासा या एक इदारा कायम हुआ जिसने खला की खोज लगाना शुरू की, तो इसका असर ये निकला कि इंसान जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता था कि वो चाँद जो हमें रात को चमकता नज़र आता है, इसी रॉकेट की मदद से एक आदमी बैठकर जो है इस चाँद की सतह पर उतर गया। तो मोर ओवर मज़ीद बरा, नासा हैज़ सेंट स्पेस क्राफ्ट टू अदर प्लानट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो नासा ने फिर चाँद के बाद जो हमारे सोलर निज़ाम शमसी के दूसरे सितारे हैं, जुपिटर, सैटर्न और स्पेशली ख़ास तौर पर मरकरी, उन सियारों के पास भी अपने स्पेस क्राफ्ट यानी कि जो मशीनें थीं, जो सैटेलाइट्स थे, वो भेजे फॉर इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश के लिए, पर्पज़ तफ्तीशी मकासद के लिए एज़ वेल। तो यानी कि वहाँ पर भी जाके देखा जाए कि उन सियारों पर क्या चीज़ है, क्या उस सियारों पर जो है कोई ज़िंदगी मौजूद है, कोई जानदार चीज़ें रहती हैं। तो इसी तरह आगे द इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि आलात एंड डिवाइसेस, डिवाइसेस का मतलब भी मशीनें या आलात हैं, इंस्टॉल्ड लगे होते हैं ऑन देम, इनके ऊपर, सेंड अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जो कि हमें कीमती मालूमात भेजते हैं रिगार्डिंग देयर एनवायरनमेंट, उनकी। मिसाल के तौर पर जब सैटेलाइट मरीख के पास चला गया तो मरीख पर जाके इसके अंदर थर्मामीटर लगा था, इसने मरीख का दर्जा हरारत हमें बताया। इसके अंदर कैमरे लगे थे तो कैमरों ने मरीख की तस्वीरें उतार कर हमें ज़मीन पर भेजी, तो हमें पता चला कि वहाँ पर कोई भी ज़िंदा चीज़ मौजूद नहीं है, वहाँ पर पानी मौजूद नहीं है, वहाँ पर सिर्फ मिट्टी है। तो इस तरह ये जो उनके ऊपर जो डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट, आलात और मशीनें लगी थी, उन्होंने कीमती मालूमात हमें उनके माहौल के बारे में ज़मीन पर भेजी। वाइल इन स्पेस, जब हम खला में होते हैं, नीड वाज फेल्ट, तो ये ज़रूरत महसूस की गई टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन आ ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट, ताकि कशिश के बगैर जो माहौल है उसमें हम तजुर्बात करें। यानी कि जब एक बार इंसान खला में चला गया तो खला में जब इंसान जाता है तो वो नीचे नहीं गिरता बल्कि तैरता रहता है। तो इंसान के फिर जहन में ये ज़रूरत महसूस हुई क्यों ना अब खला में जाके हम वो जो तजुर्बात हैं वो भी करें जो हम ज़मीन पर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ज़मीन पर अगर मैं दोबारा तीसरी बार ये आपके साथ शेयर करूँ, कोई भी चीज़ फेंकूँ तो वो वापस ज़मीन पे जाके गिर जाती है, खला में ऐसा नहीं होता। तो इस मकसद के लिए फॉर डैट पर्पज़, इस मकसद के लिए नासा ने एक लॉन्च कर दिया यानी कि आसमानों पे भेज दिया अ स्पेस स्टेशन, एक स्टेशन भेज दिया कॉल्ड स्काई लैब, यानी कि स्काई का मतलब आसमान, लैब का मतलब लेबॉर्ट्री जिसके अंदर हम तजुर्बात करते हैं। ऑन मई 14 1973 1973 14 मई वाले दिन आसमान पर एक बहुत बड़ा जो है नासा ने एक सैटेलाइट भेजा जिसका नाम स्काई लैब था, विच रिमेंड मूविंग अराउंड द अर्थ, जो कि घूमता रहा ज़मीन के गिर्द अबाउट 6 मंथ, जो कि 6 महीनों तक ज़मीन के गिर्द घूमता रहा। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मशीनें लगी हुई थी और ये सैटेलाइट, अब आपको इसके ऊपर ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ये बेसिकली पंखे नहीं हैं, ये
सोलर प्लेटें हैं, इनकी मदद से सूरज की रोशनी जब इन प्लेट्स के ऊपर पड़ती है तो बिजली पैदा होती है। इस तरह ये कई माह तक बगैर किसी बैटरी के काम करते रहती हैं। इसी तरह ये अलग अलग मशीनें हैं जो आप बड़ी क्लासेस में जाके मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको काफ़ी ज़्यादा इनका जो नॉलेज है वो गेन हो जाएगा। MIR द रशियन स्पेस स्टेशन ऑर्बिटेड द अर्थ फॉर 15 ईयर्स। तो रशिया ने ये एक बहुत द्योहिकल बड़ी सी मशीन, बड़ा सा सैटेलाइट आसमान पर भेजा था जो कि 15 साल तक, यानी कि जो अमेरिका का सैटेलाइट था वो सिर्फ 6 महीनों तक ज़मीन के गिर्द घूमता रहा। उसके बाद वो ख़राब हो गया, यानी कि उसने काम करना छोड़ दिया। लेकिन ये जो सैटेलाइट था इसने 15 साल तक ज़मीन के गिर्द जो है चक्कर लगाया, क्योंकि हमारी ज़मीन गोल है तो ये ज़मीन के गिर्द घूमता रहा और एट अ हाइट ऑफ 300 किलोमीटर, तो ये 300 किलोमीटर ज़मीन से ऊपर जो है घूमता रहा। 10 साइंटिस्ट परफॉर्म्ड मैनी फैसिनेटेड एक्सपेरिमेंट्स इन इट। तो जो साइंसदान थे उन्होंने इस सैटेलाइट की मदद से बहुत से दिलकश तजुर्बात किए। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। ये अमेरिका का सैटेलाइट है स्काईलैब जो 6 महीनों तक रहा, और ये जो है रशिया रूस का है जो कि 15 सालों तक अपना जो तजुर्बात है करता रहा और 300 किलोमीटर ऊपर ये ज़मीन के था। तो सेंटर्स ऑफ रशिया, जापान, कनाडा एंड यूरोप, बेसिकली ये लाइन का फर्स्ट पार्ट इस पिक्चर के पीछे जब वो एडिटिंग कर रहा था बुक वाला तो वो छुप गया है। तो बेसिकली वो कह रहा है कि इसमें कि स्पेस यानी कि खला के अंदर जो तजुर्बात हो रहे हैं उसमें जो अगर मराकज़ की बात की जाए तो रूस, जापान, कनाडा और यूरोप ये वो ममालिक हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इसके अंदर अपनी तहकीक की है, अपने तजुर्बात किए हैं खला के अंदर। अब वो कह रहा है इट्स साइज़ इज़ ग्रेटर दैन अ फुटबॉल ग्राउंड। अब वो कह रहा है ये जो बड़ा सा सैटेलाइट था जिसको हम ऐसे ही बड़ा नहीं कह रहे बल्कि इसका जो फुटबॉल का एक मैदान होता है इसका साइज़ फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा था। इतना बड़ा ये सैटेलाइट जो है आसमानों पे भेजा गया था। इट हैज़ बीन ऑर्बिटिंग, तो ये चक्कर लगा रहा है द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। तो पिछले 20 सालों से ये बेसिकली एक और सैटेलाइट की बात हो रही है इसके जैसा ही, जो कि इस जैसा ही था। और ये वाला जो सैटेलाइट है ये 400 किलोमीटर की बुलंदी पर है, जो रसिया का सैटेलाइट था वो 300 किलोमीटर की बुलंदी पर था। और इस सैटेलाइट को जो इन ममालिक की मदद से जो आसमानों पर है वो 20 साल से ज़मीन के ऊपर 40 किलोमीटर पर मौजूद है। इट कम्प्लीट्स इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 19 मिनट्स। और ये इतनी तेज़ी से ज़मीन के गिर्द घूम रहा है कि सिर्फ 90 मिनट्स में पूरी ज़मीन का ये चक्कर लगा लेता है। द साइंटिस्ट फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिस स्पेस स्टेशन, यानी कि इसके बाद एक स्पेस स्टेशन आसमानों पर भेजा गया जिसकी शायद इसकी आगे पिक्चर भी मौजूद हो। जी ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि जो ये रशिया का स्पेस स्टेशन था ये सिर्फ 15 साल काम करता रहा। इसके बाद जो है एक नया बड़ा सा सैटेलाइट आसमान पे भेजा गया। और ये वाला जो सैटेलाइट था, ये वाला जो बड़ी सी मशीन थी, ये फुटबॉल के ग्राउंड से भी बड़ी है और ये 400 किलोमीटर पर मौजूद है और पिछले 20 सालों से ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रही है। और इट कम्प्लीट्स, ये अपना एक चक्कर ज़मीन के गिर्द सिर्फ 90 मिनटों में मुकम्मल करती है ये वाली मशीन जो अगले सफ़े पे है। और पूरी दुनिया से जो साइंसदान है इसका विज़िट करते हैं एंड मैनी ऑफ देम स्टे इन इट फॉर सेवरल मंथ्स। और कई उनमें जो हैं वो कई महीनों तक बेसिकली इसके अंदर रहने की भी जगह मौजूद है। इसके अंदर बाकायदा कमरे मौजूद हैं, लेबॉर्ट्री मौजूद है। तो इंसान क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो इस रॉकेट में बैठ के इस स्टेशन के पास जाते हैं। इसका नाम खलाई स्टेशन, स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसका नाम रखा गया। इसके ऊपर बाकायदा रहने की जगह मौजूद है। तो जो साइंसदान हैं मुख्तलिफ ममालिक से, वो पहले पूरी जो है अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके इस स्टेशन पर जाते हैं और अपनी आंखों से वो सारी चीज़ें देखते हैं जो वो ज़मीन पर बैठकर देख रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत से साइंसदान ऐसे भी हैं जो कई महीनों तक इसके ऊपर ही मौजूद रहते हैं। स्पेस शटल्स आर यूज्ड टू कम्यूट फ्राम दिस स्टेशन। तो स्पेस खलाई गाड़ियाँ जो है इस्तेमाल की जाती हैं टू कम्यूट, रब्ता करने के लिए, फ्राम दिस स्टेशन, यानी कि छोटे छोटे रॉकेट के ऊपर जो है गाड़ियाँ भेजी जाती हैं जो इस स्टेशन पर जाती हैं और जो डाटा जमा किया होता है साइंसदान उस को लेकर दोबारा स्पेस जो खलाई गाड़ी है उसमें बैठते हैं और रॉकेट वापस ज़मीन पर आ जाता है उन चीज़ों को लेकर।
तो मोर दैन 250 साइंटिस्ट हैव बेनिफिटेड फॉर देयर रिसर्च। तो 250 से ज़ायद जो साइंसदान हैं वो अभी तक फ़ायदा उठा चुके हैं, मुस्तफ़ीद हो चुके हैं फॉर देयर रिसर्च, अपनी तहकीक को करने के लिए। एंड आगे अगर हम मूव करें तो वर्क इन इट्स स्पेसिफिक एंड ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट। तो ये जो सैटेलाइट आसमानों पे उड़ रहा है जिसका नाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये बेसिकली कशिश से शकल से फ्री है। इसके ऊपर आप मतलब कि सिर्फ उड़ते रहेंगे, कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे, और इसके अंदर काफ़ी मखसूस किस्म का माहौल है। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तस्वीर है। Soviet Union sent Sputnik 2 in space on 3rd November 1957 that carried first living thing, a dog named Laika। अभी हमने ये स्पुतनिक 1 ये पढ़ा था, हमने स्पुतनिक 1 ये वाला जो कि रूस ने पहला सैटेलाइट 1957 में भेजा था, लेकिन ये इसके अंदर कोई भी जानदार चीज़ मौजूद नहीं थी। 1957 के बाद ये अक्टूबर का महीना था, और फिर थोड़े से ही महीनों के फ़र्क से 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 का जो सैटेलाइट है वो ज़मीन से रॉकेट की मदद से आसमानों में भेजा गया, और इसमें पहली बार एक जानदार चीज़ यानी कि कुत्ता भेजा गया था जिसका नाम लाइका था। ये चेक करना था कि जब ये सैटेलाइट वापस ज़मीन पर आए तो जो कुत्ता है वो ज़िंदा है, बीमार है, या उस पर क्या असर हुआ है। तो हमने भी यहाँ तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक समझ लिया, जो कि आसमानों पर एक ऐसा स्टेशन, एक ऐसी लेबॉर्ट्री है जिसके अंदर साइंसदान ज़मीन से रॉकेट में बैठ के जाते हैं और वहाँ पर तजुर्बात करते हैं। तो अभी मैं बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये जो आसमानों पर रॉकेट में फ़िक्स करके आसमानों पर एक मशीन भेजी जाती है जिसको सैटेलाइट कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर हम जो एक डेफिनेशन है उसको समझ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़, एक ऐसा जिस्म, मूविंग जो कि हरकत करता है, अराउंड इर्द गिर्द, अ वेरी बिग हीवनली बॉडी, अराउंड अ वेरी बिग हीवनली बॉडी एक ऐसी बहुत बड़ी हीवनली आसमानों पर मौजूद बॉडी जिस्म के इर्द गिर्द, ड्यू टू इट्स ग्रेविटी इज़ कॉल्ड अ सैटेलाइट। तो वो कह रहा है कि एक ऐसा जिस्म, एक ऐसी चीज़ जो आसमानों पर मौजूद किसी चीज़ या किसी जिस्म के गिर्द जो है मूविंग, चक्कर लगाती रहती है, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। तो इसकी मिसाल ऐसे ही, ये मैं हूँ और ये मैंने हाथ में एक धागा पकड़ रखा है और उस धागे के मैंने दूसरी तरफ एक पत्थर बांध रखा है। जब मैं इस पत्थर को घुमाता हूँ तो ये पत्थर एक दायरे में मेरे गिर्द घूमेगा। अब ये जो धागा मैंने बांध रखा है इसको हम कहते हैं ग्रेविटी। ये ग्रेविटी मतलब कि इसी तरह अभी आपको ये सूरज नज़र आ रहा है, ये ज़मीन है, ज़मीन इस सूरज के गिर्द घूमती है, तो क्योंकि ये इसकी ग्रेविटी है। इसी तरह ज़मीन के गिर्द ये चाँद है, चाँद, और ये मैं हूँ और ये मेरा पत्थर है और इसमें दरमियान में धागा है, मैं पत्थर को अपने गिर्द घुमा रहा हूँ। इसी तरह ज़मीन इस चाँद को, उसी धागे, जिस धागे को हम ग्रेविटी का नाम देते हैं, कशिश का नाम ऐसी ताकत जो चीज़ों को अपनी तरफ खींच के रखती है। तो जब तक वो धागा मौजूद रहेगा पत्थर मेरे गिर्द एक दायरे की शक्ल में घूमता रहेगा। तो यही कॉन्सेप्ट इस सैटेलाइट में इस्तेमाल होता है कि ऐसा जिस्म जो किसी आसमान पर मौजूद दूसरे जिस्म के गिर्द घूमता है, उस जिस्म को सैटेलाइट कहते हैं। जैसे ज़मीन का सैटेलाइट चाँद है क्योंकि चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है, और अगर हम सूरज के सैटेलाइट की बात करें तो सूरज का सैटेलाइट ज़मीन है क्योंकि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है। तो ऐसी चीज़ जो आसमानों पर मौजूद किसी दूसरी चीज़ के गिर्द घूमे उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। द मून जो चाँद है रिवॉल्व्स घूमता है अराउंड द अर्थ। वो कह रहा है चाँद अर्थ ज़मीन के गिर्द घूमता है। इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो अब वो कह रहा है कि ये जो चाँद है ये ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट है जो ज़मीन के गिर्द घूमता है। और इस तरह के जो सैटेलाइट इंसान रॉकेट की मदद से आसमानों पे भेजता है और वो रॉकेट वगैरह से अलहदा होने के बाद जब ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे सैटेलाइट्स को, क्योंकि ये भी घूम रहे हैं और ये भी घूम रहा है, तो इसको हम कुदरती सैटेलाइट बोलेंगे और इसको हम मसनूई सैटेलाइट बोलेंगे। अब वो कह रहा है द मून्स ऑफ अदर प्लैनेट्स, तो दूसरे सियारों के चाँद। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट। जो चाँद है ये सिर्फ कुदरती सैटेलाइट है ऑफ द अर्थ, यानी कि ज़मीन का अगर कुदरती सैटेलाइट की हम बात करें तो ज़मीन के गिर्द सिर्फ एक ही बॉडी, एक ही जिस्म है जो कुदरती तौर पे घूम रहा है, उसको हम मून कहते हैं।
लाइक वाइज सम अदर प्लानट्स, इसी तरह जो दूसरे सियारे हैं हैव देयर मून्स, उनके भी यानी कि सूरज के गिर्द खाली ज़मीन चक्कर नहीं लगा रही, सूरज के गिर्द नेपच्यून भी चक्कर लगा रहा है, जियोपीटर भी चक्कर लगा रहा है, मरकरी भी चक्कर लगा रहा है। तो जो दूसरे मार्स, जियोपेटर, सैचुरन, यूरेनस, नेपच्यून, जो दूसरे प्लानट्स हैं, जो ज़मीन जैसे दूसरे सियारे हैं, सितारे नहीं सैयारे, प्लानट्स, तो वो जो चक्कर लगा रहे हैं उनमें से जैसे ज़मीन के गिर्द ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, इसी तरह दूसरे सियारे भी चक्कर लगा रहे हैं और हर सियारे के गिर्द अपने अपने चांद भी चक्कर लगा रहे हैं। तो वो कह रहा है मून जो है वही ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट है, इसी तरह दूसरे सियारों के भी अपने अपने चांद हैं। मिसाल के तौर पर जो मरीख है मार्स सूरज के गिर्द घूम रहा है और मार्स के गिर्द 2 चांद घूम रहे हैं, जैसे ज़मीन के गिर्द सिर्फ एक चांद है। इसी तरह जुपिटर सूरज के गिर्द घूम रहा है और जुपिटर के इर्द गिर्द 79 मून्स घूम रहे हैं। सैचुरन सूरज के गिर्द घूम रहा है ज़मीन की तरह और सैचुरन के गिर्द 82 मून्स चांद घूम रहे हैं, जैसे ज़मीन का सिर्फ एक चांद घूम रहा है। इसी तरह यूरेनस भी सूरज के गिर्द घूम रहा है और यूरेनस के गिर्द 27 चांद घूम रहे हैं। तो नेपच्यून भी सूरज के गिर्द घूम रहा है और नेपच्यून के अपने गिर्द जो है वो 14 चांद घूम रहे हैं और इन 14 जो चांद हैं इनको हम बोलेंगे कि ये नेपच्यून के सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल कुदरती सैटेलाइट्स हैं। आगे हम चलते हैं तो Try it out. Very fascinated moons of Jupiter and Saturn can be seen by using even a moderate power handy telescope. वो कह रहा है अगर आप एक आम सी छोटी सी सादा सी सस्ती सी टेलीस्कोप लें और आप रात के वक्त आसमानों पर देखें तो आप जो जुपिटर और सैचुरन हैं, जैसा कि जो जुपिटर है उसके 79 और सैचुरन के 82 चांद हैं, आप इनको देख सकते हैं और जब आप इनको देखेंगे ये फैसिनेटिंग बड़े दिलकश लगेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा दिलकश लगेंगे। और आगे हमारे पास सीक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट फॉर लोकेशन इन द स्काई। अब आपने आसमान में किस तरफ मुंह करके इनको देखना है, तो इस सिलसिले में वो कह रहा है आप इंटरनेट से मालूमात ले सकते हैं। मदद, हेल्प का मतलब मदद ले सकते हैं। डू यू नो द ब्राइट ऑब्जेक्ट डैट वी सी ऑन द हॉरिजॉन जस्ट बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट इज़ द प्लानट वेनस। वो कह रहा है जब सूरज गुरूब होता है, सूरज के गुरूब होने के बाद जब हमें एक रोशन सा जिस्म चीज़ नज़र आती है, इज़ द प्लानट वेनस, भी बेसिकली वेनस है। वो वेनस यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि वेनस यहाँ पे वो वाले सियारे मेंशन थे जिनके अपने चांद हैं, वेनस के गिर्द चांद नहीं है, तो इस वजह से इसको यहाँ पे लगा। तो ये वेनस चांद है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार, इसको सुबह का सितारा भी कहते हैं। तो सूरज गुरूब होने के बाद जब आपको आसमान पर सबसे पहला चमकती हुई चीज़ या ऑब्जेक्ट नज़र आता है वो बेसिकली वेनस है। वेनस भी एक सियारा है और ये भी सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा है, इसको हम सुबह का सितारा भी कहते हैं। एक्टिविटी 9.1 स्टूडेंट शुड फाइंड द नेम्स ऑफ मून्स ऑफ सम प्लैनेट्स यूजिंग द इंटरनेट और लाइब्रेरी। तो ये जो अभी आपने टेबल पढ़ा है कि मरीख के 2 चांद हैं, जुपिटर के 79 चांद हैं, इन चांदों के भी नाम रखे गए हैं। तो वो कह रहा है आप इंटरनेट की मदद से ये जो नेम्स ऑफ मून्स हैं ऑफ सम प्लैनेट्स, इनके नाम जो है इंटरनेट की मदद से आप तलाश करें और उनको नोट करें। आगे हमारे पास डू यू नो द अर्थ रोटेट्स अबाउट द एक्सिस, जो ज़मीन है ये अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है। अब देखें कितनी मज़े की चीज़ है, ये सूरज है, सूरज अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। सूरज सीधी लाइन में जो है ना सूरज सीधी मतलब कि ना एक आगे की तरफ हरकत कर रहा है, ये सूरज है हमारा। सूरज के गिर्द ये 8 सियारे गर्दिश कर रहे हैं और हर सियारे के गिर्द उसका चांद गर्दिश कर रहा है। तो इसी तरह ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है, ज़मीन के गिर्द चांद गर्दिश कर रहा है और ज़मीन खाली गर्दिश नहीं कर रही बल्कि ये अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है, यानी कि ये खुद घूमते हुए सूरज के गिर्द घूम रही है। तो वो कह रहा है द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो मगरब से मशरिक़ की तरफ ज़मीन घूम रही है। हैंस द सन मून एंड स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यही वजह है कि हमें जो चाँद सितारे और सूरज हैं वो हमें मशरिक़ से मगरब की तरफ ही घूमते नज़र आते हैं, यानी कि ज़मीन मगरब से मशरिक़ घूम रही है तो हमें ये उलट सिमत में मशरिक़ से मगरब की तरफ जो चाँद सूरज और सितारे हैं ये घूमते हुए नज़र आते हैं। रात के वक्त जब आप किसी चाँद या सितारे को एक नोट कर लें, थोड़ी बात देखेंगे तो वो जो है मगरिब की तरफ चला जाएगा, यानी कि वो मशरिक़ की तरफ होगा और मगरिब की तरफ चला जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो ज़मीन है वो मगरिब से मशरिक़ की तरफ घूम रही है। तो रात को जब आप किसी सितारे को देखेंगे वो 2-3 घंटे बाद मशरिक़ से मगरिब की तरफ चला जाएगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। हमने अभी सीखा सूरज के गिर्द सियारे घूमते हैं जैसा कि ज़मीन, और सियारों के गिर्द उनके चांद घूमते हैं जैसा कि हमारी ज़मीन का ये चांद है। लेकिन ये जो चांद है इसको हमने बोला ये कुदरती सैटेलाइट है। तो अगर हम ज़मीन के गिर्द कोई ऐसी चीज़ भेज दें जो इंसान ने खुद बनाई हो और वो भी आसमानों पर जाके ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू कर दे, तो उसको हम बोलेंगे कि ये मसनूई सैटेलाइट है। द स्पेस शिप्स जो खलाई गाड़ियाँ हैं विच आर मेड बाय ह्यूमन, जो कि इंसानों ने बनाई हैं टू रिवॉल्व घूमने के लिए अराउंड द अर्थ ज़मीन के गिर्द, आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो इंसानों ने ज़मीन के गिर्द घूमने के लिए मसनूई तौर पर जो खलाई गाड़ियाँ या खलाई जहाज़ बनाए हैं या जो मशीनें बनाई हैं, इनको जब हम आसमान पर छोड़ते हैं और वह ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू कर देती हैं, इनको हम आर्टिफिशियल यानी कि मसनूई सियारे, मसनूई सैटेलाइट्स कहते हैं। दीज आर सेंट इनटू स्पेस, ये अभी ये खला में भेजी कैसे जाती हैं? दीज आर सेंट, ये भेजी जाती हैं इनटू स्पेस खला में बाय आर रॉकेट। तो ये एक रॉकेट की मदद से खला में भेजी जाती हैं। एंड आर गिवन आर राइट स्पीड, और इनको बिल्कुल दुरुस्त रफ्तार से जो है फेंका जाता है फॉर देयर हाइट, अपनी बुलंदी पर पहुंचने के लिए। क्योंकि ज़मीन के ऊपर एक ख़ास बुलंदी पर जब हम इसको पहुंचाते हैं रॉकेट को और ये सैटेलाइट अलहदा होता है तो ये ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू कर देता है। अगर हम इसको थोड़ी सी बुलंदी पर फेंकेंगे तो थोड़ी सी बुलंदी पर जाने के बाद जब रॉकेट बंद होगा तो रॉकेट और सैटेलाइट दोनों वापस ज़मीन पर ही आके गिर जाएंगे, क्योंकि ज़मीन की एक ग्रेविटी, एक कशिश होती है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो उस जैसे मैंने ये मकनातीस रख दिया और अगर इसके पास मैं लोहा रखूँगा तो ये साथ में चिपक जाएगा, लेकिन अगर मैं ख़ास दूरी पे ले जाऊँगा तो अब मकनातीस का असर इस पर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जब हम किसी चीज़ को रॉकेट के साथ बांध कर ज़मीन से एक ख़ास दूरी पर भेजते हैं तो ज़मीन की जो कशिश है उसका असर ख़त्म हो जाता है और वो चीज़ वहीं पर मौजूद रहती। जैसे अभी ये मेरा लोहा है तो ये यहीं पे मौजूद है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा पास लेके जाऊंगा तो ये फ़ौरन चिपक जाएगा। तो सैटेलाइट्स को एक ख़ास रफ्तार के साथ एक ख़ास बुलंदी पर भेजा जाता है। द हायर द सैटेलाइट, जितना ऊंचा सैटेलाइट होगा द स्लोअर इट्स स्पीड इज़ इट्स स्पीड। तो सैटेलाइट को हम ज़मीन से जितना दूर भेजेंगे इसकी जो रफ्तार है वो उतनी ही स्लोअर कम हो जाएगी। एंड लॉन्गर इज़ द टाइम, और ज़्यादा वक्त दरकार होगा टू कंप्लीट इट्स वन ऑर्बिट। जाहिर सी बात है अगर एक सैटेलाइट यहाँ पर है तो वो जल्दी अपना चक्कर मुकम्मल कर लेगा, और अगर मैं सैटेलाइट को ज़्यादा दूर भेज देता हूँ तो इसका जो चक्कर है वो मुकम्मल होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स, सैकड़ों सैटेलाइट्स हैव बीन सेंट इनटू स्पेस, खला में भेजे जा चुके हैं। यानी कि वो कह रहा है खला के अंदर कई 100 सैटेलाइट्स भेजे जा चुके हैं। वी कैन सी, हम उनको देख सकते हैं। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ को, लाइक मूविंग स्टार्स, हरकत करते हुए सितारों की तरह, इन अ क्लियर नाइट स्काई। तो वो कह रहा है रात के वक्त जब हमें सितारे आसमान पर चमकते दिखाई देते हैं तो उनमें से हमें कुछ ये सैटेलाइट्स भी ऐसे हैं जो इनको हम देख सकते हैं। अब ये हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। अ सैटेलाइट केयरिंग हबल स्पेस रेडियो टेलीस्कोप। तो ये टेलीस्कोप एक दूरबीन का नाम है जो कि रेडियो सिग्नल की मदद से काम करती है। इसका नाम हबल है और ये एक सैटेलाइट के साथ जुड़ी हुई है। जैसे ये एक आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी एक दूरबीन है जिसको सैटेलाइट के साथ जोड़ा गया है। तो यूजेस रेडियो सिग्नल्स फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड सेंड्स इंफॉर्मेशन टू अस। तो ये जो टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन है ये रेडियो सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हुए आसमान से तस्वीरें खींचती है और ये टेलीस्कोप फिर हमें ज़मीन पर वो तस्वीर दिखाती है। ये काफ़ी दिलचस्प मालूमात है। आगे मूव करते हैं हम। तो चैप्टर ये काफ़ी छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा दिलचस्प है अगर आप इसको तवज्जो के साथ समझें। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ज़मीन के गिर्द चाँद कई सदियों से मतलब कि शुरू से ही घूम रहा है। तो चाँद को हम कहते हैं ये ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट है। तो हम इंसानों ने खुद रॉकेट की मदद से कुछ सैटेलाइट आसमानों पर भेजे जो ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये जो मसनूई सैटेलाइट होते हैं इनकी क्या अहमियत होती है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं। तो हमारे पास है कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं। व्हाट बेनिफिट्स, क्या फ़वाइद वी गेट, हम हासिल करते हैं फ्रॉम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मसनूई सियारों से।
तो वो कह रहा है कि आप बता सकते हैं मसनूई सियारों से क्या फ़वाइद हासिल करते हैं। पीछे मैंने आपको वो 10 मंजिला इमारत की मिसाल दी है, सैलाब वगैरह की मिसाल दी है, दो मुल्कों में अगर लड़ाई हो जाती है तो वो किस तरह से एक दूसरे की निगरानी कर सकते हैं। ये सारे फ़वाइद हैं जो हम एक सैटेलाइट से ले सकते हैं। मज़ीद आगे पढ़ते हैं। रेडियो टेलीविज़न ट्रांसमिशन, जैसे मैंने टेलीविज़न की भी मिसाल दी कि अगर एक जगह पे कैमरा मौजूद है, उस कैमरे के अंदर कोई वीडियो बन रही है और ये मेरा घर है, अगर मैं इसको तार के साथ अपने घर जोड़ देता हूँ तो मैं अपने टीवी पर ये वीडियो देख सकता हूँ। लेकिन आंधी तूफ़ान या किसी सैलाब की वजह से तार कट जाती है तो मुझे इससे राब्ता कट जाएगा। लेकिन अगर मैं एक आसमान पर सैटेलाइट भेजूँ और यहाँ से वो कैमरे की जो वीडियो है इस सैटेलाइट पर भेजूँ, बिल्कुल तार के बगैर वो जाएगी। इसी तरह सैटेलाइट से मैं अपने घर में टीवी पर वो वीडियो वसूल कर लूँ तो आंधी तूफ़ान का असर इस तार के बगैर जो राब्ता है इसको नहीं ख़त्म कर पाएगा। तो इसी चीज़ को वो कह रहा है कि रेडियो टेलीविज़न ट्रांसमिशन, टेलीविज़न की जो नशरियात हैं उनकी मुंतकली एंड इंफॉर्मेशन बाय इंटरनेट। इसी तरह इंटरनेट की जो हम अपने घर तार लगाते हैं उसको भी हम सैटेलाइट की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। ईच इन रीच बाय इंटरनेट रीच इन ईच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर हिस्से में इंटरनेट की पहुंच से बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो ये जो सारे काम हो रहे हैं, रेडियो हम बगैर तार के टेलीविज़न देखते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर जो है जापान के अंदर फ़ुटबॉल का मैच हो रहा है और हम पाकिस्तान में बैठ के उसको देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जापान से एक लंबी तार पाकिस्तान आ रही है, उस तार के साथ ही सारा जो टीवी का वो वीडियो का सिलसिला वो हमारे यहाँ पहुँच रहा है। अव्वल तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि तार कट सकती है। दूसरा, अगर तार के साथ हम ये चीज़ें पहुँचाएँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सैटेलाइट की मदद से ही फ़ौरन सिग्नल ज़मीन से आसमान पर जाते हैं और आसमान से वापस ज़मीन पर जिस घर में जिस जगह पर वो चीज़ें देखनी हो देखी जा सकती हैं। तो ये हमारे पास अहमियत है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। मज़ीद पढ़ते हैं। वी कैन मेक कॉन्टैक्ट एट फार ऑफ प्लेसेस, हम दूर दार जगह पर रब्ता कर सकते हैं बाय टेलीफोन, टेलीफोन के ज़रिए से, और टेलीफोन पीछे सैटेलाइट से ही कनेक्ट होता है। वी कैन करेक्टली लोकेट ओवर पोजिशन, हम दुरुस्त तरीके से अपनी जगह का जो है वो लोकेशन मालूम कर सकते हैं एनीवेयर, किसी भी जगह में इन द वर्ल्ड, दुनिया में। जैसा कि भी आपको पता है कि हम जो गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं, इन ड्राइव में नक्शे इस्तेमाल करते हैं और अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक जगह से ठीक तरीके से पहुंच जाते हैं। तो ये सारा काम भी सैटेलाइट्स के ज़रिए से हो रहा है। वी कैन नाउ, हम ये जान सकते हैं अबाउट चेंजेस इन द वेदर मच अर्लियर, हम मौसम के बारे में जो तब्दीलियां हैं बहुत पहले ही उनको बारे में जान सकते हैं सैटेलाइट की मदद से। वही 10 मंजिला वाली बात कि अगर मैं 10 मंजिला इमारत या 20 मंजिला इमारत की छत पे खड़ा हूँ और दूर से सैलाब आ रहा है और वो 5 से 10 मिनट बाद पहुँचेगा, तो मैं पहले ही घर वालों को बता सकता हूँ कि जी दूर से पानी का एक बहुत बड़ा रेला आ रहा है, आप महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। इसी तरह अगर दो ममालिक हैं और उस ममालिक से पानी आ रहा है तो मैं सैटेलाइट की मदद से 1-2 दिन पहले बता सकता हूँ। तो ये सारी जो हमें फ़वाइद हैं ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मदद से ही हो रहे हैं। तो इसी वजह से वो कह रहा है दिस हेल्प्स अस टू डील विद फ्लोड्स, ये हमारी मदद करता है डील कि हम मुकाबला कर सकें, हल निकाल सकें या किस तरह से हमने सामना करना है विद फ्लोड्स, सैलाबों का, स्टॉर्म्स, तूफ़ानों का, फॉरेस्ट फायर। अगर जंगलों में आग लग गई है तो हमें सैटेलाइट से फ़ौरन पता चल जाएगा और हम हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ पे आग पे जाके काबू पा सकते हैं, क्योंकि अगर जंगल में आग लग जाए तो वो पूरे जंगल में फैल जाती है और जंगल कई सालों की मेहनत के बाद तैयार होते हैं और एक दरख्त को ही पूरा तनावर दरख्त बनने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। तो अगर हम सैटेलाइट की मदद से अपने जंगलात में लगी आग पर जो है वो काबू पा लें तो इससे बड़ा और हमारे लिए नेमत वाला काम और क्या हो सकता है। एंड अदर डिज़ास्टर्स इफ़ेक्टिवली, तो इसी तरह मुख्तलिफ जो आफतें हैं उनको हम ऊपर आसमानों पर लगे सैटेलाइट्स से आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट्स में सेंसर होते हैं, कैमरे होते हैं जो हमारी इन कामों में मदद करते हैं। आगे हमारे पास यूजेस ऑफ वेरियस सैटेलाइट्स, तो हम मुख्तलिफ़ काम करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सैटेलाइट्स इस्तेमाल करते हैं। तो इन मुख्तलिफ़ सैटेलाइट्स को नाम दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो का मतलब यहाँ पर ज़मीन है, स्टेशनरी का मतलब है ना हरकत करना। सैटेलाइट आम तौर पर जो सैटेलाइट है वो ज़मीन के गिर्द घूमता रहता है, लेकिन अगर आप देखें कि ये ज़मीन ऐसे घूम रही है
और जिस रफ़्तार से ये घूम रही है, अगर हम इसी रफ़्तार से इसी रफ़्तार से अगर हम एक सैटेलाइट भी इसके गिर्द भेजें जो इसी रफ़्तार से ही घूमें, तो जैसे ज़मीन का ये पॉइंट है और ये सैटेलाइट है, ये पॉइंट जब घूम के यहाँ पर आएगा तो ये सैटेलाइट भी यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये पॉइंट जब घूम के यहाँ पे आएगा तो ये सैटेलाइट भी यहाँ पे, इसी तरह ये पॉइंट जब घूम के यहाँ पे आएगा तो ये सैटेलाइट यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट और सैटेलाइट हमेशा आमने सामने रहेंगे। तो इस पॉइंट से जब हम इस सैटेलाइट को देखेंगे तो वो हमें साकिन रुका हुआ नज़र आएगा। तो ऐसे सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, क्योंकि द सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट्स, ऐसे सैटेलाइट जो कि मदारों में घूमते हैं अराउंड द अर्थ, ज़मीन के, विद द सेम स्पीड, उसी रफ्तार से, एज डैट ऑफ द अर्थ, जो रफ्तार ज़मीन की होती है, आर नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। इन सैटेलाइट्स को, इन मशीनों को जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का नाम दिया गया। दे ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ अबाउट 36,000 किलोमीटर, तो ज़मीन से 36,000 किलोमीटर दूर ये मौजूद होते हैं। एंड आर पोजीशन डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, और ख़त इस्तवा जो है ये उसके ऊपर जो है आमतौर पर इनकी पोजीशन होती है। तो जो ज़मीन के दरमियान से अगर हम एक लाइन गुजारें, जैसे हम किसी फल को दरमियान से काटते हैं, उस लाइन को हम इक्वेटर ख़त इस्तवा कहते हैं। ये आपने माशरती उलूम में पढ़ा होगा। दे अपीयर स्टेशनरी, ये साकिन रुके हुए ज़ाहिर होते हैं। एट वन प्लेस, एक ही जगह पर, ऑल द टाइम, हर वक्त, व्हेन व्यूड फ्राम द अर्थ, जब भी ज़मीन से देखें। दीज आर कॉमनली यूज्ड, ये आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं फॉर कम्युनिकेशन, रब्ता करने के लिए, पर्पसेस, मकासद, यानी कि रब्ता करने के मकासद के लिए, एंड ट्रांसमिट, और मुंतकली टीवी सिग्नल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और यानी कि पूरी दुनिया में जो हम टीवी की नशरियात देखते हैं या टेलीफोन पर एक दूसरे से रब्ता करते हैं, ये सारा जो काम होता है ये जिस सैटेलाइट की मदद से होता है उसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। द होल अर्थ, पूरी ज़मीन, कैन बी कवर की जा सकती है बाय जस्ट 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स फॉर ग्लोबल ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम्स। अगर हम चाहते हैं पूरी दुनिया में रेडियो और टीवी के प्रोग्राम चलें तो हमें सिर्फ 3 सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ 3 सैटेलाइट अगर हम 36,000 किलोमीटर बुलंदी पर भेजते हैं ज़मीन के गिर्द, तो ये सैटेलाइट काफ़ी हैं पूरे ज़मीन को कवर करने के लिए। क्योंकि एक मैं अगर फ़ुटबॉल लेता हूँ, उसके ऊपर एक मैं चूंटी को छोड़ता हूँ, तो चूंटी उस फुटबॉल को ठीक तरह से समझ नहीं पाएगी कि मैं एक सीधी जगह पे हूँ, एक गोल जगह पे हूँ, मैं ट्रायंगल। लेकिन अगर इसी चूंटी को मैं किसी एक मतलब कि 10-20 फुट दूर ले जाऊं, तो जब वो दूर लेके जाऊंगा तो वही जो फुटबॉल उसके लिए बड़ा था अब वो छोटा हो जाएगा। अगर मैं 200-300 फुट दूर ले जाऊं तो चूंटी को वही बड़ा फुटबॉल जिसके ऊपर वो मौजूद थी एक छोटे से बंटे की शक्ल में नज़र आएगा। तो इसी तरह ये सैटेलाइट जब आसमानों में 36,000 किलोमीटर दूर जाते हैं तो ज़मीन जो है उनके लिए बिल्कुल छोटी सी एक चीज़ बन जाती है, और ये 3 सैटेलाइट ही इस पूरी ज़मीन को कवर करने के काबिल होते हैं। तो ये सैटेलाइट था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसका हमने काम देखा कि ये राब्ते करने के लिए और टीवी में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन थी फॉर अ सैटेलाइट टू स्टे इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। अगर हम चाहते हैं कि कोई सैटेलाइट एक ही मिदार में रहे, इट मस्ट बी ट्रैवलिंग एट अ स्पेसिफिक स्पीड, तो हम इसको एक ख़ास रफ्तार से ही घुमाते हैं। जो उसके अंदर वो सिस्टम जो बनाया, उसी सिस्टम के हिसाब से उसको बनाया जाता है कि वो एक ख़ास रफ्तार से सफ़र करे। द लोअर द हाइट, और जितनी कम बुलंदी होगी, द फास्टर इट मूव्स। अगर सैटेलाइट ज़मीन के पास कम बुलंदी पर होगा तो ये तेज़ी से घूमेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एक नया सैटेलाइट, ये सैटेलाइट हमें मौसम के बारे में मालूमात देता है। फॉर वेदर इंफॉर्मेशन, मौसम की मालूमात के लिए पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, यानी कि जैसे इसका नाम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था, तो ये जो मौसम की मालूमात देता है इस वाले सैटेलाइट का नाम पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स आर यूज्ड। तो मौसम की मालूमात के लिए पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। दे पास द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, तो ये शुमाली कुतब से लेकर जनूबी कुतब जो
इसका जो रास्ता है ये उसी रास्ते से हमेशा गुजरते हैं। मिसाल के तौर पे ये ज़मीन है ना, ये इसका शुमाली कुतुब है और ये इसका जनूबी कुतुब है, तो ये जो सैटेलाइट है ये बस इसी रास्ते में घूमेगा, ये कभी भी इस रास्ते में या इस रास्ते में नहीं घूमेगा। ये आपको जो सफ़ेद लाइनें नज़र आ रही हैं हॉरिजॉन्टल, ये इन रास्तों में नहीं घूमेगा, ये हमेशा इसी रास्ते में घूमेगा जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल यानी कि शुमाली कुतुब से जनूबी कुतुब की तरफ ही घूमेगा। दे आर यूज्ड, ये इस्तेमाल किए जाते हैं टू सर्वे द अर्थ, ज़मीन का सर्वे करने के लिए, उसका चक्कर लगाने के लिए, इसको मतलब जो भी हमने मौसम देखना है। तो एज द अर्थ स्पिन्स, जैसे ही ज़मीन स्पिन्स घूमती है अंडर देयर ऑर्बिट्स, अपनी ज़मीन के गिर्द, अपने जैसे हमने पीछे देखा था कि ये जो ज़मीन है ये अपने ऑर्बिट के गिर्द घूमती है। तो वो कह रहा है कि जैसे एज द अर्थ स्पिन्स, जब ज़मीन घूमती है अंडर देयर ऑर्बिट्स, अपने अपने मदार में, द एंटायर अर्थ कैन बी सीन थ्रू देम। तो जब देखें ये सैटेलाइट यहाँ पर मौजूद है और ये सैटेलाइट इस ज़मीन के हिस्से को देख रहा है, क्योंकि ज़मीन घूम रही है, तो जब ये ज़मीन घूमेगी तो ये हिस्सा उधर आगे को चला जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये सैटेलाइट इस हिस्से को भी देख लेगा। इसी तरह ये हिस्सा आगे चला जाएगा और ज़मीन का ये वाला हिस्सा घूम के यहाँ पे आ जाएगा। ये ज़मीन घूम रही है अपने ये एक्सिस के गिर्द और ये सैटेलाइट यहाँ पर मौजूद है और इसके हर हिस्से को वो देख लेगा, क्योंकि ये ज़मीन का ये वाला हिस्सा है, ये एक वक्त आएगा कि जब ये घूमते घूमते यहाँ पर आएगा तो ये सैटेलाइट के अंदर खुद ब खुद इसकी वो निगरानी में आ जाएगा। तो वो कह रहा है एंटायर अर्थ कैन बी सीन थ्रू इट दैम, पूरी ज़मीन इन जो सैटेलाइट्स हैं पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, इनकी मदद से वो देखी जा सकती है सीन। इन एडिशन, इसके साथ साथ टू वेदर कंडीशंस दीज सैटेलाइट्स आर आल्सो यूज्ड टू सर्वे द अर्थ फॉर नेविगेशन एंड ऑब्जर्विंग अदर सैटेलाइट्स। तो वो कह रहा है इसके साथ साथ मौसम की जो हालतें हैं, जैसे ज़मीन घूम के यहाँ पर आएगी तो इस हिस्से पर अगर बादल थे तो ये सैटेलाइट देख के बता देगा कि अब ये जो मिसाल के तौर पर इस हिस्से पर बादल हैं, जब ये हिस्सा यहाँ पर आएगा तो ये सैटेलाइट देख के बता देगा कि हवा की सीमत इस तरफ है और अगला इलाका तैयार रहे कि ये बादल वहाँ पर जाने वाले हैं। तो मौसम की हालतें हो गई जो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट हमें बताते हैं। इसके साथ ये ज़मीन का सर्वे करते हैं। नेविगेशन का मतलब है जहाज़ रानी, कि समुद्रों में जहाज़ कैसे चलें, किस तरफ को जाएं कि वहाँ पर आगे तूफ़ान वगैरह नहीं है। एंड ऑब्जर्विंग अदर सैटेलाइट, तो ये जो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट हैं जो हमने आसमान पर दूसरे सैटेलाइट छोड़े होते हैं, ये उनको भी उनका भी मुशाहिदा करने में जो है मदद करते हैं। तो अभी हमने सैटेलाइट्स की दो किस्में पढ़ ली। सबसे पहले हमने पढ़ी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, फिर वेदर के लिए हमने पढ़ा पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, और तीसरी किस्म है हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ऐसे सैटेलाइट्स, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट की तस्वीर है। दीज सैटेलाइट्स, ये जो सैटेलाइट्स हैं हेल्प मदद करते हैं, यानी कि मसनूई सियारे, ये जो मसनूई सियारे हैं ये मदद करते हैं टू ट्रांसमिट, पहुंचाने में सिग्नल्स को, किसके सिग्नल्स को, ऑफ रेडियो टीवी एंड मोबाइल फ़ोन। तो रेडियो, टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन के जो सिग्नल्स हैं ये सैटेलाइट इन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, पहुंचाते हैं फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से, टू अनदर, दूसरी जगह। तो ये सैटेलाइट्स ज़मीन पे एक जगह से सिग्नल्स को पकड़ते हैं और ट्रांसमिट करके दूसरी जगह पर ज़मीन पर पहुंचा देते हैं। देयर आर ओवर 200 अर्थ बेस्ड स्टेशंस फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू दीज सैटेलाइट्स। तो वो कह रहा है ज़मीन के ऊपर ओवर 200 से ज़्यादा, ये जो हमारी ज़मीन है यहाँ पे 200 से ज़्यादा जगह पर जो है स्टेशन बनाए गए हैं फॉर ट्रांसमिटिंग। ये स्टेशंस क्या करते हैं, सिग्नल्स इस सैटेलाइट को देते हैं और फिर यही जो जैसे इन 200 स्टेशन में से अगर 2 स्टेशन ये हैं मिसाल के तौर पर, तो ये स्टेशन क्या करेगा, सिग्नल्स को इस सैटेलाइट को देगा और ये वाला स्टेशन इस सिग्नल्स को पकड़ लेगा। तो इस तरह हम एक जापान के अंदर जो फुटबॉल का मैच है जो कि टीवी पे लगा है, तो हम चंद ही सेकंड में ये जो सिग्नल है सैटेलाइट के पास जाएगा और ये वाला स्टेशन पाकिस्तान में मौजूद है और ये सैटेलाइट से इस सिग्नल को रिसीव करके कबूल कर लेगा। तो हम बगैर किसी तार के इस तरह से ये रिसीव कर लेंगे, ट्रांसमिट और रिसीव इंफॉर्मेशन मालूमात थ्रू दी सैटेलाइट्स। तो ज़मीन के ऊपर 200 से ज़्यादा जगह पर स्टेशन बनाए गए हैं जो कि मालूमात को मुंतकिल करते हैं और वसूल भी करते हैं थ्रू दीज सैटेलाइट्स, इन सैटेलाइट्स के ज़रिए। यू कैन आल्सो पिक अप द सिग्नल्स, आप सिग्नल्स को पिक कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम दी सैटेलाइट्स, आप इन सैटेलाइट्स के ज़रिए से थ्रू डिश एंटीनास। तो
तो अक्सर लोगों ने घरों में जो केबल टीवी नहीं लगवाया होता वो अपने छतों पे डिश रख लेते हैं। तो डिश का काम क्या होता है कि वो आप उसको ख़ास तरीके से इस सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करते हैं और उस मालूमात को जो आप केबल वाले को महीना पैसे देते हैं खुद ही अपने डिश के ऊपर इस सैटेलाइट से सिग्नल को रिसीव करके तो टीवी के जो चैनल्स हैं उनको देख सकते हैं, इंटरनेट के सिग्नल भी ले सकते हैं। इसी तरह जो मोबाइल के टावर्स लगे होते हैं वो भी इसी सूल पे काम करते हैं। तो डू यू नो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो तीसरी किस्म हो गई। डू यू नो द स्टडी ऑफ द अर्थ फ्रॉम ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स इज़ नाउ द रिमोट सेंसिंग। तो जो हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं अर्थ ज़मीन के बारे में फ्रॉम ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट जो चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट हैं इसके बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं उसको हम रिमोट सेंसिस कहते हैं। तो रिमोट सेंसिस का मतलब है कि ऐसी स्टडी करना जिसमें हम ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब वो कह रहा है सोचने की बात, मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो जो चाँद है वो ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट है। वाई इज़ इट नॉट यूज्ड फॉर टेली कम्युनिकेशन। वो कह रहा है कि चाँद को हम टेली कम्युनिकेशन के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी एक तो वजह यह है कि चाँद के ऊपर हम जाके पूरा सेटअप लगाएंगे सबसे पहले और मशीनें वगैरह लगाएंगे। दूसरा चाँद जो है एक आप समझ लें कि वहाँ पे टेम्परेचर इस तरह के नहीं है कि हम इंसान वहाँ पे जाके रह सके। दूसरा वहाँ पर मशीनें लगा भी सकते हैं और दूसरा ये मतलब कि ये अगर कम खर्चे में हमारा सैटेलाइट तैयार हो गया है तो चाँद बहुत बड़ा है, वो उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा खर्चा आएगा। इसके अलावा चाँद का ज़मीन से जो फासला, ये सारे फैक्टर्स मिलके मुश्किल बनाते हैं कि चाँद को हम एक सैटेलाइट के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि ज़मीन के गिर्द एक ही जगह पर रहता है, एक ख़ास रफ्तार से घूमता है। फिर हमने पढ़ा पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो मौसम वगैरह के बारे में बताता है। और फिर हमने पढ़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो टीवी, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स में। और लास्ट हमारे पास ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस। ये बेसिकली वो सिस्टम है जो हम अपने घर में गूगल का जो वो मैप इस्तेमाल करते हैं उसमें। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इज़ अ प्रोसेस। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस अमल है टू नो जो कि जानने में मदद करता है द लोकेशन एट अ प्लेस। किसी जगह पर किसी ख़ास मिसाल के तौर पर अगर आपने इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद पर जाना है तो प्लेस का नाम इस्लामाबाद हो गया और हमने जाना जिस जगह पे है फैसल मस्जिद, तो फैसल मस्जिद लोकेशन हो गई। तो हमने अगर इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद पर जाना है तो हम जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम गूगल मैप आम तौर पर कहते हैं। तो इस सारे काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमनली इट इज़ नोन एज जीपीएस, इसको हम आम तौर पर जीपीएस कहते हैं। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय 24 सैटेलाइट्स एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर ऑर्बिटिंग द अर्थ इन 6 सेट्स ऑफ ऑर्बिट्स। तो सबसे पहले ज़मीन के गिर्द 6 ऑर्बिट बनते हैं। जैसे ये हमारे पास ज़मीन है और आपको ये एक वाइट कलर का एक ऑर्बिट, या ये ज़मीन है, ये आपको एक ऑर्बिट नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले ज़मीन के गिर्द 1 2 3 4 5 और 6, तो ज़मीन के गिर्द पहले 6 ऑर्बिट्स बनाए जाते हैं। ऑर्बिट एक तस्वुराती रास्ता है, यानी कि एक तय कर लिया जाता है कि ये वाला सैटेलाइट इस ऑर्बिट में, मतलब ये वाला सैटेलाइट ऐसे घूमेगा, ये वाला सैटेलाइट ऐसे घूमेगा, ये वाला सैटेलाइट ऐसे घूमेगा, मज़ीद सैटेलाइट अब इस 5वें मिदार में घूमेगा, ये वाला सैटेलाइट 6ठे मिदार में। तो ये एक ख़याली रास्ता होता है जो कि हम देख नहीं सकते, बस मशीन खुद ब खुद जो है उस पर चलती है। तो ज़मीन से के ऊपर 400 किलोमीटर ऊपर ये 6 तस्वुराती रास्ते होते हैं। इन रास्तों में जो है 24 सैटेलाइट जो है वो घूमते हैं। 4 सिग्नल्स आर रिसीव्ड एट एनी मोमेंट बाय अ रिसीवर। तो किसी ज़मीन के ऊपर जो रिसीवर होता है, लेने वाला जो, तो 4 सिग्नल आते हैं ज़मीन पर जो कि रिसीवर या सेल फ़ोन उनको मसूल करता है सैटेलाइट से, लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस जो कि मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं। द सेल फ़ोन रिसीवर वर्क्स आउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इट्स लोकेशन। अब जो सेल फ़ोन के अंदर जो रिसीवर होता है वो बेसिकली एग्जैक्ट पूरे की पूरा एक्यूरेट जो मुकाम होता है जगह का उसके बारे में वो बताने का काम करता है। द मोटरिस्ट यूज़ दिस सिस्टम, यानी कि जो एक मोबाइल फ़ोन है, जैसा कि आपने फ़ोन है सेल फ़ोन,
ये सेल फ़ोन सैटेलाइट के साथ जब जुड़ता है तो ये मोबाइल फ़ोन इस सैटेलाइट को ये बता देता है कि मैं इस वक्त कहाँ पे मौजूद हूँ। तो इसके बाद जब ये फ़ोन सैटेलाइट को ये बताता है कि इस वक्त मैं किस जगह पे मौजूद हूँ, तो सैटेलाइट वापस इसको उस जगह का सिग्नल भेज देता है जहाँ पर इस मोबाइल फ़ोन ने जाना होता है। यानी कि मैंने गूगल पर सर्च किया कि मैंने फैसल मस्जिद जाना है, तो मैंने ये सिग्नल अपना जो है ऊपर सैटेलाइट को भेजा, तो सैटेलाइट को पता चल गया इस वक्त मैं इस्लामाबाद में कहाँ पे मौजूद हूँ। तो सैटेलाइट जो फैसल मस्जिद का मुकाम होगा उसके बारे में मुझे एक सिग्नल वापस मोबाइल में भेजेगा। तो मुझे रास्ते में वो जो गलियाँ या जो लेफ़्ट राइट टर्न मैंने लेने हैं वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएंगे। तब मोटरसाइकिल चलाने वाले यूज़ दिस सिस्टम इस निज़ाम को इस्तेमाल करते हैं नॉट ओनली टू टेल, ना सिर्फ ये बताने के लिए वेयर दे आर कि वो कहाँ पर हैं, बट आल्सो टू सिलेक्ट द बेस्ट रूट, बल्कि बेस्ट जो सबसे बेहतरीन रूट का मतलब यहाँ पे रास्ता है टू देयर डेस्टिनेशन मंजिल। तो जो सिग्नल वापस मोबाइल में आता है उसकी मदद से जो मोटरसाइकिल या इन ड्राइव चलाने वाला या अगर मैं गूगल मैप चला रहा हूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने किस रास्ते से होकर फैसल मस्जिद जाना है, यानी कि डेस्टिनेशन अपनी मंज़िल तक जाना है। तो ना सिर्फ मुझे ये पता चल जाएगा कि किस रास्ते से होके मैंने मंज़िल पर जाना है, बल्कि अगर उस रास्ते पे रश है, यानी कि उस रास्ते में अगर और भी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं जो कि सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड हैं, तो सैटेलाइट को पता चल जाएगा कि इस रास्ते पे रश है, तो मुझे वो बेस्ट रूट जो सबसे बेहतर रास्ता होगा वो मुझे सैटेलाइट बता देगा और मैं उसी रास्ते पे चलते हुए अपनी मंज़िल पर पहुंच जाऊंगा। तो मोबाइल फ़ोन की मदद से सिग्नल्स को सैटेलाइट पे भेजना, मोबाइल फ़ोन की ज़रिए से सिग्नल को सैटेलाइट पे भेजना कि मोबाइल फ़ोन चलाने वाला कहाँ पे है, और फिर सिग्नल सैटेलाइट से वापस उस मोबाइल की तरफ आते हैं कि आपने जिस मुकाम पर जाना है उसके लिए कौन सा रास्ता है। इस सारे निज़ाम को हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर जो है 24 सैटेलाइट चाहिए होते हैं जो कि 400 किलोमीटर ऊपर ज़मीन के 6 मुख्तलिफ़ मदारों में ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। तो डू यू नो एन एरोप्लेन पायलट सेलर, एरोप्लेन पायलट मतलब जो हवाई जहाज़ का पायलट होता है, ड्राइवर होता है जो को चलाता है। सेलर कहते हैं जो बहरी जहाज़ को चलाने वाला ड्राइवर होता है। और अ डिज़र्ट हाइकर, और सहराओं में एक मोटरसाइकिल जो चलाता है। कैन नाउ यूज़, अब इस्तेमाल कर सकते हैं पॉकेट साइज़ इंस्ट्रूमेंट, एक जेब के अंदर पूरा आने वाले साइज़ जैसा आला और सेल फ़ोन या फिर अपना सेल फ़ोन टू फाइंड हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन को मालूम करने के लिए। ऑन द अर्थ विद इन 10 मीटर्स एक्यूरेसी, तो अब सिर्फ 10 मीटर की एक्यूरेसी के साथ वो जो है ना उनको पता चल जाएगा कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। और वो मिसाल के तौर पर अगर मैं सहरा में यहाँ पर मौजूद हूँ तो वो मैं अपने मोबाइल की मदद से सैटेलाइट को बता सकता हूँ कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो सैटेलाइट 10 मीटर यानी कि वो यहाँ 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 या यहाँ या फिर यहाँ पास मुझे वो डिटेक्ट कर लेगा, और जहाँ पर मैंने जाना है मुझे वो रास्ता सैटेलाइट बता देगा, और वो रास्ता मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर गूगल मैप, इन ड्राइव, यांगो या फिर उबर वगैरह का जो नक्शा है वहाँ से वो शो हो जाएगा और मैं अपनी मंजिल पे पहुँच जाऊँगा। तो लास्ट है हमारे पास की माइलस्टोन्स। ऐसे ये जो मैंने काट दिया बेसिकली ये इसका मानी था संगे मील, जो मुझसे गलती से काटा गया है क्योंकि मैं गलतियाँ बहुत करता हूँ। तो की माइलस्टोन्स, ये संगे मील इन स्पेस टेक्नोलॉजी, ये वाले अभी तक बड़े काम संगे मील हो चुके हैं जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में हुए हैं। सबसे पहले 4 अक्टूबर 1957 को ये वाला फर्स्ट इवर स्पुतनिक 1 सैटेलाइट सोवियत यूनियन ने जारी किया था। इसी तरह जनवरी 31 1958 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट को एक्सप्लोर करने के लिए एक्सप्लोरर 1 नाम का सैटेलाइट जारी किया, मतलब आसमानों में भेजा। अप्रैल 21 1961 को सोवियत यूनियन यूरी गागारिन बिकम्स द फर्स्ट ह्यूमन टू एंटर स्पेस एंड रिटर्न सेफली। तो सोवियत गवर्नमेंट यूरी गागारिन, ये जो एक खलाबाज था, ये पहला इंसान था जो आसमान में गया, स्पेस खला में गया और वापस भी महफूज आ गया। 12 अप्रैल 1961 को पहला इंसान खला में गया। जुलाई 20 1969 को नील आर्मस्ट्रांग दूसरा इंसान था और बिकम द फर्स्ट
एन और पहला आदमी था टू वॉक ऑन द मून, जो कि अपोलो 11 मिशन में चांद के ऊपर उतरा। तो 1961 में पहला इंसान खला में गया और 1969 में पहला इंसान था जो चांद के ऊपर उतरा। मार्च 1994 में कंप्लीशन ऑफ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये जो भी हमने गूगल मैप के बारे में पढ़ा, तो ये वाला जो सिस्टम था GPS से, ये 1994 में जो है मुकम्मल हो गया। तो लास्ट में हमारे पास 2 पॉइंट्स मज़ीद हैं, जो कि मार्स फर्स्ट पीस ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ लॉन्च। तो 20 नवंबर 1998 में ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसका पहला टुकड़ा, हमने ये भी पढ़ा कि ये फ़ुटबॉल के ग्राउंड के भी साइज़ से बड़ा इसका साइज़ है। तो ये मुख्तलिफ एक ही बार में, क्योंकि इतना बड़ा फ़ुटबॉल के ग्राउंड के साइज़ की चीज़ हम आसमानों पे में नहीं भेज सकते। पहले उसका ये पार्ट भेजा, फिर ये भेजा, फिर ये भेजा, और आसमानों पे जाके इन जो हिस्से थे इनको आपस में हम जोड़ते गए। जो भी इसके इंजीनियर थे वो जोड़ते गए, तो ये इतना बड़ा साइज़ हो गया कि जैसे फ़ुटबॉल के ग्राउंड से भी बड़ा होता है। लेकिन इस इतने बड़े स्पेस स्टेशन का जो पहला टुकड़ा था वो 20 नवंबर 1998 को, बाद में इसके साथ मज़ीद पीसीस भेजे गए और बढ़ते बढ़ते इसका साइज़ फ़ुटबॉल के ग्राउंड से भी बड़ा हो गया। अगस्त 2012, तो 6 अगस्त 2012 को अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट और रोबोटिक रोवर क्यूरियोसिटी लैंडेड ऑन मार्स। तो ये जो ज़मीन के गिर्द एक मरीख सियारा गर्दिश कर रहा है, इसके ऊपर एक रोबोटिक यानी कि इंसान के बगैर एक क्यूरियोसिटी के नाम से सैटेलाइट भेजा गया, मशीन भेजी गई, स्पेस क्राफ्ट खलाई गाड़ी कह लें इसको आप। इट वाज लॉन्च्ड ऑन नवंबर 26, 2011, यानी कि 2011 26 नवंबर 2011 को इसको लॉन्च किया गया था एंड रीच्ड एट मार्स ऑन अगस्त 6, 2012। तो आप देख लें कि 26 नवंबर 2011 को इस क्यूरियोसिटी को भेजा गया और ये 6 अगस्त 2012 को जाकर मरीख पर पहुंचा टू एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट ऑफ द मार्स, यानी कि मरीख की जो माहौल है, वहाँ पर जो आबो हवा है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उसको एक्सप्लोर, उसकी खोज लगाने के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। उम्मीद है आपको हर टॉपिक समझ आ गया होगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट था चैप्टर 9 का। चैप्टर 9 के सेकंड पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज और शॉर्ट क्वेश्चंस और जो भी इसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, इन्वेस्टिगेट और प्रोजेक्ट वगैरह को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप तक ऑटोमेटिक खुद ब खुद पहुँच जाए और आप एक छोटी सी सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, अब तक के इतना ही। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।